एलिस और उसके ग्रैंड पेरेंट्स एक छोटे से टाउन में रहते थे और हमें पता चलता है एलिस का एक लेग नॉर्मल शेप में नहीं है, क्योंकि जब दोनों बहनें अपनी मदर के वूम में थी तो इट एलिस के लेग को खा के अपनी भूख मिटाती थी। एलिस के ग्रैंड पेरेंट्स इट से बहुत डरा करते थे क्योंकि इट एक डीमन थी और इट को हमेशा एक बंद दरवाजे के अंदर रखा जाता था। साल 1999 में जब इट का जन्म हुआ था तो लोगों ने कहा था ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी, बट आज दोनों सिस्टर्स की एज 15 साल के आसपास है और इट अभी तक जिंदा है। फिर हमें उसी गांव के एक शमन को दिखाते हैं जिससे मिलने गांव का एक व्यक्ति आया होता है। वो शमन से कहता है एक वियर्ड फैमिली आई है और तब से हमारी केटल्स मर रही है। तो शमन और बाकी लोग एलिस के घर की ओर आ रहे थे, तभी एलिस और उसके ग्रैंड पेरेंट्स घर के दरवाजे खिड़की बंद करके प्रार्थना करते हैं, गॉड प्लीज़ इन्हें पता नहीं चलना चाहिए हमारे साथ एक ईविल रहती है। फिर रात का सीन दिखाते हैं और एलिस के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं तुम्हारी बहन इट को नहीं बोलना आता, ना ही पढ़ना आता है, इवन मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी रजिस्टर नहीं करवाया है। क्योंकि वो इतने साल जिंदा रहेगी ये किसी को नहीं पता था। और हमें ये भी पता चलता है उनकी फैमिली हमेशा घर चेंज करते रहती है डीमन को छुपा कर रखने के लिए, बट इस बार वो लोग तय करते हैं वो लोग इसी टाउन में हमेशा के लिए रहेंगे। अगले सीन में शमन और एक इंसान बैठे होते हैं और उन्हें किसी अनजान जीव की रोने की आवाज़ सुनाई देती है जो कोई इंसान के रोने से काफ़ी अलग था। जब वो जाकर देखते हैं तो एक बंद दरवाज़ा था और हम समझ पाते हैं अंदर इट है। शमन अपनी स्पेल्स बोलते हुए आगे की ओर बढ़ती है, पर बहुत सारे सांप उस दरवाजे से निकलकर उस पर हमला करते हैं और शमन और वो इंसान यहाँ से भाग जाता है और हम समझ पाते हैं इट सचमुच में एक ईविल डीमन है। नेक्स्ट सीन में हमें एक पैस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम पार्कर था। दोस्तों दरअसल पैस्टर उन लोगों को कहते हैं चर्च के प्रीस्ट या मिनिस्टर हो। वो एक स्पीच दे रहे होते हैं और वो बताते हैं इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर कई सारे फ्रॉड और फेक लोग उठ खड़े हुए हैं जो गॉड के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं मैं इन प्रॉफिट्स के कल्ट के खिलाफ एक स्पिरिचुअल वॉर लड़ रहा हूँ और मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए जिससे मैं इन लोगों को एक्सपोज कर सकूं। अगले सीन में बहुत सारे लोग पार्कर के खिलाफ रैली निकालते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं, पर किसी तरह पार्कर बच बचाते अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पे वो लैपटॉप पे चेक करता है और उसे एक नई कल्ट के बारे में पता लगता है जिसका नाम था डियर हिल। फिर वो अपनी असिस्टेंट को बाकी काम सौंप कर इस नए कल्ट को इन्वेस्टिगेट करने निकल जाता है जिससे वो उसे भी एक्सपोज कर पाए और उसके बदले फेम और पैसे कमा पाए। फिर पार्कर अपनी कार लेकर सफ़र पर निकल जाता है एक डियर हिल कल्ट के लिए। अगले सीन में उसी कल्ट के कुछ लोगों को दिखाते हैं और उनकी प्रीचर सारे फॉलोअर्स को कहती है हम एक कमल के फूल की तरह है, जिस तरह कमल का फूल ज़मीन की मिट्टी से ऊपर उठता है उसी तरह हम इंसानों को भी खराब दुनिया से ऊपर उठना होगा और अपने प्रयास से इस दुनिया को बदलना होगा। फिर उनका सेशन ख़त्म हो जाता है और सारे लोग चले जाते हैं। उनमें से एक जोसेफ नाम का बंदा था और वो वहाँ से निकलकर सामने स्नैक्स शॉप पे आता है और वहाँ उसे पार्कर मिलता है और हम समझ पाते हैं डियर हिल पे नज़र रखने के लिए पार्कर ने ही जोसेफ को अपॉइंट किया था। पार्कर कहता है बताओ ये कल्ट किससे इंस्पायर्ड है, तो जोसेफ कहता है बुद्धिज़्म, स्पेसिफिकली एसोटेरिक बुद्धिज़्म। तो दोस्तों दरअसल बुद्धिज़्म कुल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से एक एसोटेरिक बुद्धिज़्म भी है जिसे डियर हिल कल्ट फॉलो करता है। फिर जोसेफ बताता है बुद्धिस्ट किसे फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली लॉर्ड बुद्धा को, बट यहाँ पे ये लोग किसी जनरल नाम के व्यक्ति को फॉलो करते हैं और उन्हें ही प्रे करते हैं जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर जोसेफ बताता है सबसे अजीब बात तो ये है हर एक कल्ट पैसे मांगती है, बट ये कल्ट पैसे न मांगते हुए लोगों को पैसे खुद से ऑफर करती है। फिर पार्कर कहता है तुम और जानकारी इकट्ठा करो, तब तो मैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स को इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अगले सीन में पुलिस को दिखाते हैं जो एक क्राइम सीन पे थी और वहाँ उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है जो कि एक टीनेजर थी और उसकी मौत ट्रक के एक्सीडेंट से हुई थी। और वहाँ पे चीफ कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी से बात करो क्योंकि ये जगह एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। फिर नेक्स्ट सीन में पार्कर को दिखाते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क को डियर हिल कल्ट के बारे में बताता है। वो कहता है अभी सिर्फ 50 फॉलोअर्स हैं इस कल्ट के साथ, बट फ्यूचर में ये बुद्धिज़्म की जगह एज अ न्यू रिलीजन ले सकती है। बट मॉन्क्स कहते हैं न्यू रिलीजन काफ़ी ज़्यादा हो गया, ये जस्ट एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छे काम कर रहा है। पर तभी एक मॉन्क हेड मॉन्क को रोक कर कहते हैं अगर आज हमने इन्हें नहीं रोका तो कल हमारा ही नुकसान होगा, और सारे मॉन्क्स इस बात पे अग्री कर जाते हैं। फिर वही मॉन्क जिसने पार्कर का साथ दिया था उससे अकेले में सजेस्ट करता है अगर न्यू रिलीजन को रोकना है तो तुम्हें डियर हिल कल्ट के स्क्रिप्चर्स को किसी तरह डिसअप्रूव्ड करवाना होगा।
नेक्स्ट सीन में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से हमें पता चलता है वो टीनेज लड़की की मौत सीमेंट जो ट्रक से गिरा था उसे दब जाने के कारण हुई है। वहाँ पे यही सब एक इंसान सुनता है जिसका नाम स्टीवन होता है। स्टीवन घर आता है तो उसकी मदर कहती है, ये देखो तुम्हारा दोस्त जॉन तुमसे मिलने आया है। और हम देख पाते हैं वो दोनों एक दूसरे को देख बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं और स्टीवन कहता है, मैं अपनी डैड की रक्षा नहीं कर पाया और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब इसका डैड कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, बट जॉन बताता है लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हें अब मरना होगा। वो कहता है, सही समय पर तुम मर जाना, क्योंकि मौत ही तुम्हारे विश्वास की अंतिम परीक्षा है और दर्द ही तुम्हें शुद्ध करेगा और तुम ईविल को हरा पाओगे। तो दोस्तों दरअसल पुलिस जो केस को इन्वेस्टिगेट करी थी उन लड़कियों को स्टीवन नहीं मारा होता है, उसमें जॉन भी मिला हुआ था। पर उन दोनों ने इन लड़कियों को क्यों मारा इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा। पहले सीन में पुलिस को भी इस बारे में पता चलता है और वो स्टीवन के घर पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीन में जोसेफ को दिखाते हैं जो डियर हिल कल्ट का सेशन अटेंड कर रहा होता है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर एक रूम में जाता है और वहाँ जो भी स्क्रिप्चर्स थी वो शॉर्ट में कॉल के द्वारा पार्कर को बताता है और वो इस बात को नोट डाउन करता है जिससे वो कल्ट को एक्सपोज कर पाए। फिर पार्कर जाके मॉन्क से मिलता है और वो मॉन्क पार्कर के नोट्स को देखकर उसे बताते हैं ये कल्ट किसी जनरल को नहीं बल्कि उन्हें प्रे करता है जो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के गार्जियंस है और लॉर्ड बुद्धा के भी, और इन्हें 4 हेवनली किंग के नाम से जाना जाता है। फिर वो मॉन्क बताते हैं ये चारों देव थे इंडिया में, बट लॉर्ड बुद्धा से मिलने के बाद इन्हें सही रास्ते का ज्ञान मिला और ये बदल गए और अब इन्हें एज अ गॉड कोरिया में ट्रीट किया जाता है जो डीमन को हिंट करके मार देते हैं। फिर मॉन्क कहते हैं इन चारों किंग्स के अलग अलग डियर माउंट है, यानी रिलीजियस प्लेस, जिसमें पार्कर ने 2 को ढूंढ लिया है और सिर्फ 2 को ढूंढना बाकी है। अब मैं आपको बता दूं इन चारों किंग्स के नाम जो कि हैं जिजुक, दामुन, जेशन एंड ग्वांगमॉक। नेक्स्ट सीन में पार्कर जोसेफ के साथ एक तीसरे डियर माउंट वाली लोकेशन पे जाता है और वहाँ उसे चारों हेवनली किंग्स के वॉल क्रेविंग्स और एक डायरी मिलती है। अगले सीन में पुलिस को दिखाते हैं जो स्टीवन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ उसकी मदर मौजूद थी पर स्टीवन नहीं। पुलिस ऑफिसर्स उसका वेट करते हैं। तभी स्टीवन की मॉम को उसका कॉल आता है और वो कहता है, मॉम मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और हमने ईविल से लड़ाई की है और अब मैं जा रहा हूँ। ऑफिसर तुरंत टेरेस की ओर भागते हैं और स्टीवन वहाँ से कूद कर सुइसाइड कर लेता है। दूरकार से ये सब चीज़ जॉन देख रहा होता है। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं और जॉन को एक लेडी आकर एलिस का बायोडाटा देती है और वो जॉन को किंग ग्वांगमॉक के नाम से कहती है, यानी जॉन उनके अकॉर्डिंग एक हेवनली किंग था। दूसरी तरफ हम एलिस को देख पाते हैं जिस पे जॉन नज़र रखे हुए था। और नेक्स्ट सीन में पार्कर और जोसेफ अपनी लाइव स्क्रिप्चर को मॉन्क को दिखाते हैं और मॉन्क को बताते हैं ये डायरी में जो लिखा हुआ है वो हंगमा सूत्र से लिया गया है और उनके अकॉर्डिंग डीमन और गॉड में एक बड़ी फाइट होने वाली है। पार्कर कहते हैं इस डायरी को किसने लिखा होगा, तो मॉन्क कहते हैं देखो डायरी के पीछे किम नामक बंदे का जिक्र है। फिर मॉन्क बताते हैं तुम्हें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हेड मॉन्क दे सकते हैं और फिर हेड मॉन्क से मिलने पार्कर और जोसेफ जाते हैं जहां वो उन दोनों को बताते हैं किम लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर थे, अब वो खुद लॉर्ड बुद्धा बन चुके हैं, यानी किम मेट्रिया फॉर्म को अचीव कर चुके हैं और मेट्रिया शब्द का अर्थ होता है फ्यूचर बुद्धा। फिर वही फ़ोटो दिखाते हैं जो कि 116 साल पुरानी थी, यानी साल 1899 की, और वो कहते हैं किम अभी भी ज़िंदा है और कोई आम इंसान इतने साल ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर हेड मॉन्क कहते हैं साल 1985 के बाद टेम्पल को बंद करके किम सूत्रा लिखने चले गए थे और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मेट्रिया फॉर्म को अचीव कर पाएँ। फिर पार्कर और जोसेफ एक डिटेंशन सेंटर की ओर निकलते हैं जिसे किम के द्वारा फंड किया जाता था। रास्ते में पार्कर जोसेफ से कहता है क्या गॉड सच में होते हैं, अगर हाँ तो वो कहाँ है और हम इंसानों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे। हर तरफ लड़ाई, दुख अथवा परेशानी है पर गॉड कभी हम इंसानों की मदद के लिए नहीं आते। उसके बाद वो लोग डिटेंशन सेंटर पहुंचते हैं जहां गार्ड से मिलने पर पार्कर को पता चलता है कि हमने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था और उन चारों ने अपने अपने पिता का कत्ल भी किया है। कि हम चाहते थे वो उन चारों को सही रास्ते पे ले आए और इसके लिए वो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, गॉड पे भरोसा दिलाकर उन्हें सही गलत की सीख देते हैं। और इन चारों में से एक स्टीवन था जो कि मर चुका था और बाकी 2 भी पहले मर चुके हैं, सिर्फ जॉन इकलौता बचा हुआ है। तो दोस्तों अब आप जॉन और स्टीवन के कनेक्शन को समझ गए होंगे। दोनों ही एडॉप्टेड सन्स थे किम के और किम उनके फादर थे। अब मैं आपको बता दूं स्टीवन ने जो कहा था कि मेरे पिता मेरे कारण हॉस्पिटल में है, उसका मतलब किम से था। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे किम तो गॉड है, यानी वो एक मेट्रिया है, तो वो हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है, तो उसका खुलासा आगे होगा।
दूसरी तरफ दिखाते हैं जॉन एलिस को पकड़ने जाता है, पर उसकी बहन इट अपनी डीमन पावर से हर तरफ के बर्ड्स पे काबू कर लेती है और उन्हें खिड़की तोड़कर अंदर ले आती है। ये देख जॉन वहाँ से डर कर भाग जाता है। अगले सीन में जॉन को दिखाते हैं जो एक डियर माउंट लोकेशन पे जाकर छिप जाता है, क्योंकि इट की पावर्स को देखकर वो डर गया था। तभी वहाँ एक एंटिटी आकर जॉन को कहती है, सो जाओ मेरे बेटे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जॉन वहाँ से निकलकर एक जगह पहुँचता है जहाँ उसे वॉल्टर नाम का बंदा मिलता है, और वॉल्टर किम का ही बेटा होता है। फिर वॉल्टर उसे बताता है डेथ एंड नहीं है, कोई भी जीव मरकर फिर से जिंदा होता है। फिर वो कहता है सांप की आंखें खूबसूरत होती है, पर उसकी जीभ से लोग मर जाते हैं। वो एग्जाम्पल देता है लॉर्ड बुद्धा को भी डीमंस ने एक ब्यूटीफुल वुमेन का लालच दिया, पर वो उसमें नहीं फंसे, इसलिए वो मेट्रिया फॉर्म को अचीव कर पाए। फिर वॉल्टर बताता है तुम्हारे सांप को मारते ही उसके शरीर से खून निकलेगा और सभी तरफ रोशनी होगी और अंधेरा खत्म हो जाएगा। फिर वॉल्टर जॉन को मेट्रिया किम, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके पास लेकर जाता है और वहाँ उसे बताता है तुम आखिरी योद्धा हो जो धर्म को ऊपर लाएगा। इस काली अंधेरी दुनिया में रोशनी तुम्हें ही लाना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सांप क्या होता है और कौन सी अंधेरी दुनिया, तो इसका इशारा एलिस की तरफ था कि जॉन को जाकर एलिस को मारना होगा, पर क्यों, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। नेक्स्ट सीन में जॉन पार्कर की कार को ठोक देता है और उसे एलिस का बायोडाटा ले जाता है। पार्कर इस बारे में पुलिस चीफ को बताते हैं, पर वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। तो पार्कर और जोसेफ इस बारे में डिस्कस करते हैं और पार्कर कहता है इनके अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा का री इनकारनेशन होगा, यानी न्यू लॉर्ड बुद्धा आएंगे जो कि किम है, यानी एक मेट्रिया। उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 हेवनली किंग्स आएंगे जो स्नेक्स को मारते हैं। 4 हेवनली किंग्स तो जॉन, स्टीवन और जो 2 बंदे मर गए हैं वो लोग हैं। पर स्नेक्स क्या होते हैं? तो स्नेक्स मतलब असली सांप नहीं, बल्कि इट्स जस्ट लाइक सेटन इन बाइबल। तो अब आप समझ गए होंगे गॉड किम है और सेटन स्नेक्स हैं, और इन दोनों में एक बड़ी फाइट होने वाली है। फिर पार्कर मॉन्क को कॉल करके ये सब बताते हैं, पर मॉन्क कहते हैं बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग दुनिया में ईविल एग्जिस्ट नहीं करता, एविल सिर्फ इंसान की सोच और लालच को कहते हैं। फिर वो बताते हैं आज हमारा सबसे बड़ा दिन है, महाइना मॉन्क टेनपा आने वाले हैं, और फिर वो कॉल कट कर देते हैं। तभी पार्कर गूगल पे देखते हैं और उसे पता चलता है कि मॉन्क टेनपा से मिलने के बाद ही टेम्पल को छोड़ सूत्रा लिखने चले गए थे, और हो ना हो वही इस पे शामिल है। मतलब कि अगर आपको याद हो तो हेड मॉन्क ने कहा था किम ने टेम्पल को छोड़ 1985 में सूत्रा लिखने चले गए थे, जो कि था हंगमा सूत्र, एंड जिसे डियर हिल कल्ट फॉलो करता है। पर किम के टेम्पल छोड़ जाने से पहले वो मॉन्क टेनपा से मिलते हैं, तो मॉन्क टेनपा ही हो ना हो इन सब में शामिल है। दूसरी तरफ एलिस को जॉन किडनैप कर लेता है और जंगल की ओर लेकर जाता है। अगले सीन में मॉन्क टेनपा से मिलने पार्कर आता है और काफ़ी पूछने पे वो बताते हैं कि मैं एक मेट्रिया यानी लॉर्ड बुद्धा का री इनकारनेशन है, और वो दुख और अंधेरे को दूर कर सबको इनलाइटमेंट की ओर लेकर जाएगा। वो बताते हैं कि हमने ह्यूमंस के सबसे कॉम्प्लेक्स टर्म को अनलॉक कर लिया है, जो कि है इमॉर्टैलिटी, और वो कभी भी नहीं मर सकता। पार्कर पूछता है स्नेक का मतलब क्या होता है, तो वो बताते हैं स्नेक एक नेचुरल एनिमी को कहते हैं। सपोज एक अर्थवॉर्म का जन्म हुआ तो उसे खाने एक हॉक आता है, जो कि नेचर का लॉ है। सिमिलरली किसी भी चीज़ को अटेन करने में एनिमीज आते हैं, और यहाँ पे मेट्रिया का दुश्मन स्नेक्स हैं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए 4 हेवनली किंग्स को अपॉइंट किया गया है। वो इंडिकेट करते हैं डॉन की बहन इट असली स्नेक है। फिर पार्कर सब कुछ समराइज करता है और एक कंक्लूजन तक पहुँचता है किम का जन्म हुआ तभी इट का जन्म हुआ, और वो भी सेम जगह। जब जन्म भी सेम है तो एंड भी सेम होगा, मतलब किम का अंत ही इट का अंत है। दस दिस बॉर्न इज दैट बॉर्न एंड दस दिस एंड्स इज दैट एंड्स। तभी पार्कर सब कुछ समझ जाता है और यहाँ रिवील होती है फिल्म की असली कहानी। यॉनवल नाम के गांव में साल 1899 में किम का जन्म हुआ, और अकॉर्डिंग टू द सेइंग 100 साल बाद उसका अंत करने स्नेक का जन्म होगा, जो कि उसका नेचुरल एनिमी होगा। एंड ये भी सेइंग है स्नेक्स स्प्राउट्स फ्रॉम गर्ल्स, यानी लड़कियों से ही सांप का जन्म होता है या वही सांप बन जाती है। और इसलिए किम ने 4 गार्जियन स्टीवन, जॉन और बाकी दोनों को लड़कियों का कत्ल करने अपॉइंट किया, जो सारे लोग साल 1999 में बॉर्न हुई सभी लड़कियों को मारते हैं। पर इस दौरान उन सब की मौत हो जाती है और सिर्फ इकलौती बच्ची बचती है जिसका नाम था एलिस। भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग वही किम को मारेगी। ये सारी बात पार्कर पुलिस चीफ को भी बताते हैं और सब पहेली खुलने लगती है। स्टीवन और बाकी दोनों एडॉप्टेड सन्स ने 1999 यॉनवल गांव में जन्म हुई सारी लड़कियों को मार दिया, पर एंड में वो तीनों भी मर गए
और बची सिर्फ एक एलिस और एक गार्जियन जॉन। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं एलिस और जॉन को। एलिस कहती है तुम मुझे मार रहे हो तो तुम्हें मेरी अनरजिस्टर्ड ट्विन सिस्टर इट को भी मारना होगा। शायद वो अगले जन्म में इविल न बने बल्कि एक मेट्रिया बने। वो इविल को मारने इसलिए कहती है क्योंकि जॉन के अकॉर्डिंग डेथ एक नई शुरुआत है और वो लोग भले इस जन्म में इविल हों पर अगले जन्म में भी उनका री इनकारनेशन हो लॉर्ड बुद्धा के तौर पर। अगले सीन में जब जॉन इट को मारने पहुंचता है, इट उसे सेम वही लोरी सुनाती है जो कि उसे डियर हिल माउंट पे एक एंटिटी सुनाती थी जो कि उसकी मॉम रहती है। फिर इट कहती है मैं स्नेक नहीं हूँ, वो है जिसने तुम्हें ये सब करने को कहा। मासूम लड़कियों की हत्या करवाई तुमसे और वो असली स्नेक है। और अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो जाकर साइन की तलाश करो। उसके बाद जॉन किम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ वो साइन की तलाश करता है जो कि इट ने उसे ढूंढने को कहा था। और वो किम के हैंड को देखता है जिसमें सिर्फ 5 उंगलियां होती हैं। बट भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग किम के पास 6 उंगलियां होनी चाहिए दोनों हाथों में, यानी किम एक मेट्रिया नहीं होता है। तो आखिर यह मेट्रिया है कौन? और तभी वहाँ वॉल्टर आता है और वो जॉन को देख सब समझ जाता है कि ये भी स्नेक्स के जाल में फंस चुका है। और फिर वॉल्टर जॉन को मार देता है और अब रिवील होता है असली ट्विस्ट। दरअसल किम को हम मेट्रिया समझ रहे थे, यानी लॉर्ड बुद्धा का री इनकारनेशन, पर दरअसल किम सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। असली री इनकारनेशन था वॉल्टर और किम खुद अपने बेटे वॉल्टर का एक फॉलोअर था। अगली सीन में उसी जगह पार्कर आता है और वो देख समझ जाता है वॉल्टर ही असली किम है, यानी मेट्रिया, जो इतने सालों से जी रहा है पर उसने इमॉर्टेलिटी के लालच में खुद को ड्रैगन्स ने स्नेक बना दिया और आज वो सबकी जान ले रहा है। फिर पार्कर जॉन को कार में बैठाता है जिसकी हालत काफ़ी बुरी थी और रास्ते में वॉल्टर आकर जॉन को ले जाता है और बीच रोड में जॉन और वॉल्टर बात करते हैं। वॉल्टर कहता है मैं एलिस को मारने जा रहा हूँ और उसे मारते ही मैं अमर हो जाऊँगा। पर जॉन कहता है तुम गॉड नहीं हो, कभी बन भी नहीं पाओगे, तुम जस्ट एक साइकोपैथ हो जो मासूम लड़कियों को मार रहा है और सिर्फ एक इट को ही ढूंढने के लिए तुमने कितनी सारी लड़कियों की बलि चढ़ा दी। और तभी अचानक जॉन वॉल्टर के गर्दन को दबाता है और उन दोनों के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर वॉल्टर को कुछ भी नहीं होता। पर तभी जॉन एक लाइटर की हेल्प से आग लगाता है जो कि इट ने उसे दिया था और वॉल्टर उसमें जलने लगता है। एक तरफ वॉल्टर मरता है और दूसरी तरफ इट भी। जैसे जैसे वॉल्टर की बॉडी जल रही थी वैसे वैसे इट की बॉडी भी फेड हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था दस दिस बॉन्ड इज दैट बॉन्ड एंड दस दिस एंड्स इज दैट एंड्स। मतलब वॉल्टर का जन्म हुआ इसलिए इट का भी जन्म हुआ है और वॉल्टर का अंत ही इट का अंत है। तभी इट के पास हम एलिस को देख पाते हैं जो जंगल से इट को देखने आ गई थी। और तभी एंड में वॉल्टर, इट और जॉन तीनों मारे जाते हैं। एंड कुछ देर बाद वहाँ पुलिस और पार्कर आकर ये सब देख पाते हैं। जॉन पार्कर के कान में कुछ शब्द कहता है और फिल्म एंड होती है पार्कर के वही कुछ शब्द सुनाते हुए, गॉड या जो भी आप हो, कहाँ हो आप? अगर हो तो हमारी प्रेयर्स को सुनिए और ईविल को ख़त्म करिए। अगर आप हैं तो आपको धर्म को ऊपर उठाने के लिए आना ही होगा। एंड हियर द फिल्म एंड्स। सो दोस्तों, आई नो आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, सो लेट मी आंसर इट वन बाय वन। तो ये कहानी किम की है जिसका जन्म साल 1899 में यॉनवल गांव में होता है और वो कई सारे स्क्रिप्चर्स और ध्यान करके खुद को लॉर्ड बुद्धा के जैसे मेट्रिया फॉर्म पे ले आ पाता है, जिसमें उसकी हेल्प माहिना मोंग टेनपा भी करते हैं। पर इमॉर्टैलिटी के लालच में वो खुद को ड्रैगन से एक स्नेक बना देता है, यानी वो खुद ही खुद का एनिमी बन जाता है। और उस दिन के 100 साल बाद साल 1999 में सेम जगह यॉनवल में 2 बहन एलिस और इट का जन्म होता है जो किम के मौत के कारण बनते हैं। तो किम उन्हें मारने 4 बच्चों को अडॉप्ट करता है जो कि रिप्रेजेंट करते थे 4 हेवनली किंग्स को। फिर हमें पता चलता है साल 1999 में उसी गांव में 81 लड़कियों का जन्म होता है और स्टीवन और बाकी दोनों मिलकर ऑलमोस्ट सबको मार देते हैं। सिर्फ एलिस इकलौता बचती है जिसको जॉन मारने जाता है, पर उसे पता चलता है उसकी एक अनरजिस्टर्ड बहन है जो कि असली कारण है किम की मौत का। पर उससे मिलने के बाद वो समझ पाता है जिस इंसान को वो किम मान रहा होता है वो जस्ट एक फॉलोअर था उसकी तरह, और असली किम जिसने मेट्रिया फॉर्म हासिल किया है वो वॉल्टर है। और जब जॉन वॉल्टर से मिलने पहुंचता है तो वॉल्टर जॉन और किम को मार गिराता है और फिर वो एलिस और इट को मारने निकलता है, क्योंकि अगर इट और एलिस मर गई तो वो अमर हो जाएगा। पर इट के दिए हुए लाइटर और फेथ की वजह से जॉन वॉल्टर को मार देता है। इस मेन प्लॉट को छोड़कर इस पूरे कहानी में 2 सब प्लॉट साइड बाय साइड चलते हैं, एक लड़कियों के मर्डर मिस्ट्री का और दूसरा पार्कर के फेक कल्ट को एक्सपोज करने के बारे में।
और ये तीनों प्लॉट लाइंस लास्ट में एक दूसरे से मिल जाते हैं एंड वॉल्टर, इट एंड जॉन की फिल्म के एंड में डेथ हो जाती है। नाउ फिल्म के टाइटल में स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर का क्या मतलब है? तो स्वाहा शब्द का मतलब देवी स्वाहा से है, जिनका नाम कई सारे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। और इनके बॉडी में 6 उंगलियां हैं, जस्ट लाइक इन द टाइटल द सिक्स्थ फिंगर। और इट से देवी